हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी जो 7 कृषि टूल्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। समय कम मिलने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम एक एक टूल्स को कवर करने के बाद इसको फिर उसके बाद कोर टूल्स पे आएंगे। जो बारी बारी कोर टूल्स हैं उनको कंटिन्यू SPC MSA से लेके सारे टूल्स धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम है सीपेट ऑनलाइन क्लासेज _ नवीन मौर्य। इसको आप यहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें, या तो आपको मैं QR दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लेक्चर होते हैं सबका PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आपको थोड़ा देखने में भी आगे आसानी होगी, जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से कवर कर सकें। अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम। इट इज़ ए बार चार्ट ग्राफ शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेट ऑफ डाटा यूजुअली कंटिन्यूअसली। इसके थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू जो हमारा डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि उसको इजी वे में लिखने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कोई हम आगे, जैसे मान लीजिए रिपीटेशन, एक तरह से बोल सकते हैं उसको। जब हम किसी चीज़ की माप करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है, ये हमारी पेन है, इसका मान लीजिए ये डायमीटर अगर 10 mm 20 mm जो भी है, इस डायमीटर को हम अगर सेम साइज़ का अगर हम 10 पेन बनाते हैं तो 100% इसका डायमीटर सबका सेम नहीं आएगा, किसी का कुछ डिफरेंस आएगा। तो वही जो डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए इसका 10 mm है, 10.01 10.02 जो आ रहा है वही 10.01 कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब उस डाटा को हम लिखने जाएंगे तो हमारा ज़्यादा लंबा डाटा हो जाएगा। उसके थ्रू हम इसको हिस्टोग्राम में अरेंज करते हैं। द हिस्टोग्राम अलाउ टू सी द डाटा, द सेंटर ऑफ डाटा, रेंज ऑफ डाटा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। यानी इसके थ्रू हम जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक सेंटर, जैसे मान लीजिए इसका 10 mm है, 10 mm से ऊपर कितना जा रहा है और कितना अंदर तक आ रहा है, इसको हम अरेंजमेंट करते हैं, या इसको हम चार्ट के थ्रू हम शो करते हैं, जिससे इजीली वे में हम एक देख सकते हैं कि हमारा डाटा, इसका मतलब है कि हम जो लंबा डाटा है, ज़्यादा डाटा, उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। लेट्स ए कंपनी यहाँ पे रहेगा मेक ए ऑटोमोटिव पार्ट विच डायमीटर इज़ 20। कोई कंपनी है जो ऑटोमोटिव पार्ट बनाती है, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, उसका एक पार्ट है जिसका डायमीटर कितना है, 20 mm है। अब वी मेज़र द पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम उसमें से कुछ पार्ट लेते हैं जिसका हम मेज़रमेंट करते हैं। अब यहाँ पे द डाटा इज़, पहली बार हम मेज़र किए, तो मान लीजिए यही कोई ऑटोमोटिव पार्ट है, ये पेन नहीं, हम इसको एक ऑटोमोटिव पार्ट मानते हैं। इसका भी डायमीटर अगर हम नापते हैं तो वो यहाँ पे करेक्शन दिया होगा कि हम इसको मेज़र किए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये डाटा जो आ रहा है वो डायमीटर कितनी बार सेम रिपीट हुआ है और कितनी बार नहीं। तो जितनी बार रिपीट हुआ है सेम उसी को हम मेज़र करके दिखाए हैं। यहाँ पे जो 20 है, ये 20 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, यानी इसका जो डायमीटर है, सॉरी ये 20 यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मान लीजिए इसकी मोटाई जो है, इसका डायमीटर जो 20 है, तो वो एक बार 20 आया है। दूसरी बार हम मापे हैं तो 20.01 ये 4 बार आया हुआ है। तो सेम इसी तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे कि ये हमारा डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है। सो वी फाइंड द रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, यानी ये जो हमारा रिपीटेशन है इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी ये जितनी बार रिपीट हुआ है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। नाउ वी क्रिएट द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डायमीटर। अब हम इसके थ्रू जो, अब हम यहाँ से जो हमारा ये डाटा है, अगर हम इसको लिखने जाएंगे तो ये हमारा इतना डाटा है, ये लिखने में थोड़ा देखने में अजीब टाइप का दिखेगा। अब इसको हम एक चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसके थ्रू हम इसको शो करते हैं। अब ये हमारा चार्ट बना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये चार्ट, हमने एक टेबल तैयार किया है, ये है हमारा
अब यहाँ पे जो 20 डायमीटर की, मान लीजिए इसका डायमीटर जो 20 है मैंने बताया, वो अब हम रिपीट किए हैं तो वो हमारा एक बार ये आया है। सेम उसी तरह से 20.1 का जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, 20.2 जो है वो 3 बार, 20.03 ये 2 बार और 20.04 ये हमारा 3 बार, यानी टोटल हमारा जो है 13 बार फ्रीक्वेंसी इसकी रिपीट हुई है, यानी 13 बार ये हमारा मेज़रमेंट में सेम रिपीट हुआ है। अब हम इसके थ्रू हिस्टोग्राम बताएंगे कि पहले हम इसको सीक्वेंस में देख लेंगे कि ये है क्या चीज़, फिर बारी बारी से हम आगे आने वाली वीडियो में एक एक टूल्स पकड़ेंगे, जैसे हिस्टोग्राम, उसको हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं, पूरा डाटा एक एक सीक्वेंस वाइज हम बना के आपको वीडियो डाल देंगे, जिससे आपको कोई भी न पढ़ा हो तो वो भी आसानी से देख के हिस्टोग्राम या पैराटो चार्ट या कुछ भी जितने भी टूल्स हैं वो अच्छे से बना सकता है। अब यहाँ पे हम हिस्टोग्राम क्रिएट किए हैं इसके थ्रू, ये है हमारा हिस्टोग्राम। यहाँ पे जो हमारा ये डाटा है जो 20, इसका जो डायमीटर 20 है ये एक बार रिपीट किया था। यहाँ पे हमारा जो 4 यानी जो मैक्सिमम रिपीटेशन है वो 4 बार हमारी है। अब यहाँ पे 20 वाला जो है 20 डायमीटर का ये हमारा एक बार रिपीट किया है। सेम इसी तरह से 20.1 का ये 4 बार रिपीट किया है। सेम इसी तरह से 20.2 का इसको हम शो किए हैं। तो हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि जो हमारा डाटा लेंदी डाटा है उसको कम फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल्स पे, पैराटो डायग्राम। इट इज़ इन्वेंटेड बाय वी पैराटो, यानी ये जो डायग्राम बनाया गया ये वी पैराटो के द्वारा ये इसका इन्वेंशन किया गया। द पैराटो डायग्राम इज द टाइप ऑफ चार्ट दैट कंटेन द बोथ बार्स एंड लाइन ग्राफ वेयर इंडिविजुअल वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय बार्स एंड कॉलम्स, टोटल इज प्रेजेंटेड बाय द लाइन। यानी ये एक चार्ट बार है जिसमें हमारा डायग्राम और चार्ट दोनों एक साथ रहते हैं। लाइन ग्राफ और चार्ट बार ग्राफ दोनों एक साथ रहते हैं, जो इसमें हमारे एक डाटा को शो करते हैं। अब ये हमारा डाटा क्या है, इट जो इसमें डिफेक्ट और ये कम्युलेटिव परसेंटेज का डाटा है। इट स्टेट दैट 80% ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम 20% ऑफ काज, यानी ये हमें चार्ट बताता है कि जो हमारा प्रोसेस में 80% प्रॉब्लम जो आ रही है, ये जो हमारा 80% प्रॉब्लम आती है वो हमारा 20% काज की वजह से आती है, यानी 20% कारण है हमारा 80% प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं 80-20 रूल भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये जैसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम डिफेक्ट लिए हैं। हमारा जो डिफेक्ट है वो पार्ट हम चेक किए, उसमें हमारा सिंक मार्क का 15 पार्ट डिफेक्टिव आया है, लाइन मार्क का 30 पार्ट डिफेक्टिव आया है, क्रैक का 20 पार्ट, बबल का 25 पार्ट और सिल्वर का 10 पार्ट। अब हम ये डाटा अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि हम ऊपर देखे हैं बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के बीच में इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। अब ये हमारा लाइन मार्क है, डिफेक्ट यहाँ पे हमारा है डिफेक्ट क्वांटिटी, कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव परसेंटेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी क्वांटिटी है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी लाइन मार्क का 30, 25, 20, 15 और 10 डिफेक्ट है तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम परसेंटेज निकालने 30/100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 30% हमारा आ जाएगा मेन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारा 30%, 25%, 20% और सिंक मार्क का 15% और सिल्वर का 10% आ गया। अब हम यहाँ पे परसेंटेज कम्युलेटिव निकालने के लिए ये जो पहले है हमारा लाइन मार्क का 30%, उसको सेम हम उसी तरह से लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से तिरछे इसका ये यहाँ पे 30 प्लस इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट का कम्युलेटिव परसेंटेज आ जाता है, ये हमारा 55 आ जाएगा। अब इसको हम 20 में ऐड कर देंगे,
जो आएगा हमारा वो नेक्स्ट का कम्युलेटिव परसेंटेज हो जाएगा, यानी ये हमारा 75 हो गया। अब सेम इसी तरह से 15 में 75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अगले का कम्युलेटिव परसेंटेज, यानी यहाँ पे ये हमारा 90। सेम इसी तरह से 90 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। लेकिन जब भी हम ये कम्युलेटिव परसेंटेज निकालते हैं तो ये लास्ट में हमारा 100 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी 100% है, इसलिए हमारा लास्ट में 100 आना चाहिए। अब हम इसके थ्रू देखते हैं जो चार्ट कैसे बनाते हैं। चार्ट क्या है, अब ये हमारा चार्ट है। यहाँ पे डिफेक्ट दिखाया गया है, ये जो लाइन मार्क का है, ये लाइन मार्क का है, ये बबल्स का है, क्रैक का है, सिंक मार्क का है और सिल्वर का है। यानी यहाँ पे 30 पार्ट जो है हमारा वो लाइन मार्क का डिफेक्टिव है, 25 पार्ट जो है वो बबल्स का। ये जो हमारा 5-5 के इंटरवल में दिखाया गया है, सेम इसी तरह ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे के ऑर्डर में है। अब सेम इसी तरह से हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जब हम कम्युलेटिव परसेंटेज को इसमें शो करते हैं, यानी सेम एक तरफ हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, और ये जो है हमारा राइट साइड में वो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज है। अब ये हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज है। जब हम इसमें शो करते हैं लाइन ग्राफ, तो लाइन ग्राफ के थ्रू पहले है हमारा 30% कम्युलेटिव परसेंटेज, तो उसको हम, यानी जो 30% ये हमारा 30 पार्ट डिफेक्ट आ रहा है, ये हमारा 30% के वजह से आ रहा है। सेम इसी तरह से हम अरेंज करते जाएंगे तो ये हमारा 100% तक आ जाएगा, यानी ये हमारा जो 20% काज है उसके वजह से हमारा 80% डिफेक्ट आ रहा है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% काज की वजह से ये हमारा 100% डिफेक्ट है। तो ये इसी की वजह से हम इसको 80-20 रूल भी कहते हैं, जो 20% काज की वजह से हमारा 80% डिफेक्ट आ रहा है। अब हम अगले टूल्स पे चलते हैं। कंट्रोल चार्ट। Control chart is known as swear chart or process behavior chart are a static process control tools used to determine a manufacturing or business process in a state control. It indicates whether the process is in control or not. यानी ये जो है हमारा एक प्रोसेस कंट्रोल चार्ट है। जैसे ये अगर हमारा ये मान लीजिए ये पेन है, इसका जो ये डायमीटर है, ये हमारी पेन है, पेन का जो डायमीटर है ये हमारा एक स्टैंडर्ड इसका मानक होगा कि जो ये हमारा 20 है, 20.05 प्लस माइनस 0.05 का इसमें डिफरेंस टॉलरेंस रहना चाहिए। यानी अगर ये हमारा जो पार्ट है इसका डायमीटर अगर मान लीजिए 10 है, 10 से प्लस माइनस 0.5 का टॉलरेंस, यानी ये 10.05 और 10 माइनस 0.05 का इसका टॉलरेंस के अंदर में है, तो ये हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। अगर ये इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो ये हमारा प्रोसेस सही वे में नहीं चल रहा है, तो उस पर हमें सुधारने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे सेम एक ग्राफ दिखाते हैं आपको। ये है हमारा प्रोसेस कंट्रोल चार्ट का ग्राफ। जैसे ये हमारा अपर कंट्रोल लाइन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये इसका डायमीटर, अगर हम बीच वाली डायमीटर मानते हैं, इसका डायमीटर है 10। अब इसमें हम बोल दे रहे हैं जैसे हमारा ये 10 है, 10 प्लस माइनस, लैपटॉप में ड्रा करने में थोड़ा दिक्कत होती है, प्लस माइनस पॉइंट, ये
0.5 का इसमें टॉलरेंस रहना चाहिए। अब अगर हमारी ये अपर कंट्रोल लिमिट तक जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट इसके लिए होगी 10.5, यानी ये अगर हमारा इसका डायमीटर अगर बढ़ेगा ये 10.5 तक ही जाना चाहिए। जैसे अब अगर माइनस में आएगा तो ये हमारा आएगा 9.5, यानी अगर हमारा नीचे भी आ रहा है तो 9.5 से नीचे इसका डायमीटर नहीं आना चाहिए। यानी अगर इसके बीच में हमारा जो है प्रोसेस वेरी कर रहा है, यानी जब हम इसका माप ले रहे हैं 10 पार्ट 20 पार्ट 30 पार्ट का, तो ये इसी के बीच में इसका डायमीटर आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिए तो सेम देखिए ये इन दोनों लाइन के बीच में, यानी ये ग्राफ यहाँ पे इस दोनों लाइन के बीच में ही वेरी कर रहा है, यानी ये हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। अब सेम इसी तरह से यहाँ देखिए ये हमारा लाइन से बाहर चला गया, यानी अगर इस पॉइंट पे हम अगर यहाँ पे इसकी माप करेंगे तो ये 10.5 से भी ऊपर होगा, यानी यहाँ पे जो 2 पॉइंट है यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंट्रोल नहीं है। तो फिर अगली बार हम इसको कंट्रोल करने के लिए इस पर वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा पार्ट है ये सेम इसी लाइन के आसपास आ गया है, यानी जो हमारी सेंटर लाइन है उसी के आसपास वेरी करना चाहिए। जो हमारी लिमिट है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, उसी के बीच में हमारा पूरा ग्राफ इसका वेरी करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले टूल्स पे। अगला है हमारा काज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, 8D बनाते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। इट इज़ कॉल्ड द फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। इसी को हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं और इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। क्यों? इसका जो डायग्राम के निर्माता है वो इशिकावा जी हैं। अब फिशबोन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप जो होता है वो मछली के आकार का होता है, इस वजह से हम इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। अब इट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल काज ऑफ ए प्रॉब्लम। इट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल काज ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी ये किसी पार्ट के जो डिफेक्ट हैं उसका पोटेंशियल काज क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। अब कॉमन यूज़ ऑफ इशिकावा डायग्राम डिज़ाइन एंड क्वालिटी डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी जो क्वालिटी डिफेक्ट है उसके लिए इसका यूज करते हैं। इसमें हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, 4M एंड 6M। यानी M का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर एंड और इन्वायरमेंट। यानी मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और आर नहीं रहेगा यहाँ पे, एंड रहेगा, एंड इन्वायरमेंट। यानी लेट्स द प्रोडक्ट एंड क्रैक इशू देन वी क्रिएट ए इशिकावा डायग्राम। यानी हमारा कोई पार्ट है जिसमें क्रैक का इशू आया, उसके लिए हम इशिकावा डायग्राम बनाए हैं। आइए हम डायग्राम पे चलते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट, ये है हमारा 6M। अब हम इसके एक हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हमारा क्रैक का इशू आया, उसके लिए हम काज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने चल रहे हैं। अब हम उसको देखते हैं इसमें क्या। ये है हमारा फिशबोन डायग्राम। अब हमारा इसमें क्रैक इशू आया, तो यानी मेन पॉइंट पे हम क्रैक का इसमें इशू डालेंगे। अब यहाँ पे हमारा मशीन है, मशीन यानी इसमें जो मशीन से रिलेटेड कॉज इसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मशीन में मोल्ड में कोई डैमेज है, एयर वेंट की वजह से ऐसा आया है, या कुछ भी और कॉज हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये डाल देंगे कि जो हमें प्रोबेबल कॉज लग सकता है, यानी जो हमें संभावना लग सकती है हाँ इस वजह से ये आया होगा। अब यहाँ पे मटेरियल है, तो मटेरियल में भी क्या कभी कभी हो जाता है, जैसे मटेरियल इज नॉट चेक, कभी कभी हमारा मटेरियल सही ग्रेड का नहीं है, उसके वजह से रॉन्ग मटेरियल चल जाता है, उसके वजह से
तो वो ये यहाँ पे हम मटेरियल में ये पोर्शन में हम एंटर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या इसके लिए कॉज हो सकता था, क्या चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में हमारा, जैसे इसको मदर नेचर भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट आर मदर नेचर। इसमें जैसे हमारा कभी कभी मटेरियल है जो मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिया है, या और कोई दिक्कत है, भीग गया है मटेरियल, उसकी वजह से कभी ध्यान नहीं दिए वही मटेरियल प्रोसेस हो गया, तो कभी कभी लम्प्स बन जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उस वजह से भी होता है। अब ये हमारा मटेरियल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तब भी मान लीजिए एक वो भी काज हो सकता है। 100% मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हाँ यही काज है, लेकिन हो सकता है ऐसा, तो इसके थ्रू ये आ जाता है। अब मेज़रमेंट में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जो लाइट है उसका जो लक्स लेवल है, मान लीजिए जो हमारा फायरवेल का बंदा चेक कर रहा है उसके पास सही क्वालिटी की लाइट ना हो, या जो हमारा प्रोडक्शन कर रहा है जो ऑपरेटर है उसके पास जो लाइट लगी है उसका लक्स लेवल कम हो, मिनिमम 800 850 से कम रहता है तो वो दिक्कत करता है, यानी 800 से ऊपर ही रहना चाहिए। तो 800 से ऊपर है तो वो लक्स लेवल अच्छा, उसका जो प्रकाश है वो 100% अच्छी क्लियरिटी देगा। अब ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके वजह से हमारा पार्ट सही से वो चेक ना कर पाया हो। अब यहाँ पे मैन है, तो मैन में क्या लिखेंगे, ये हमारा वर्कर न्यू है, मान लीजिए हम आज ही कोई वर्क करेला उसके लिए रिक्रूट किए हों, या हमारा वो स्किल्ड वर्कर ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता। अब मेथड क्या है, मेथड में हमारा बहुत सी चीज़ें आ जाती, जैसे हम उसका प्रेशर सही से नहीं दे रहे हैं, या पैकेजिंग उसका सही नहीं है, मटेरियल यहाँ पे दिया है रॉन्ग पार्ट ऑपरेशन, या उसके लिए हमारा जो पैरामीटर सेट करते हैं वो सही नहीं है, तो ये सब काज हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक शायद हमारा पार्ट बचा था उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा छूट गया था स्कैटर डायग्राम। इट इज़ ए क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, इट इज़ यूज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी ये जो हम है हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है बेस्ड ऑन एक्स वाई कोरिलेशन प्रिंसिपल वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शोज द एक्स एक्सिस, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब वी टेक एग्जाम्पल विंटर क्लॉथ इन ए शॉप as decreasing the temperature then sales of winter clothes is increased as shows in table, यानी इसके लिए हम एक ठंडी के मौसम का उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमारी कोई शॉप है उसमें कपड़े का हमारा सेलिंग होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यानी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उसी हिसाब से उसकी सेल्स भी बढ़ती है, और जैसे जैसे उसकी ठंड कम होती है तो उसकी सेल्स भी कम होने लगती है। तो इसके थ्रू हम चार्ट बनाएंगे। जब हमारा चार्ट, जैसे चार टाइप का इसमें चार्ट बनता है, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा ये 15 डिग्री टेम्परेचर जब है तो उसकी सेल्स हो रही है 500 कपड़े बिक रहे हैं। अब जब 12 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे 550 कपड़े बिक रहे हैं। अब 8 डिग्री है तो इंक्रीज हो गया और ज़्यादा, यानी कपड़ों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। अब 10 डिग्री है तो 600 हो गए। अब 6 डिग्री है तो 1200, 5 डिग्री है तो 1200। अब ये जो है हमारा एक डाटा मिल गया। सेम इसी के थ्रू हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, यानी इसके थ्रू हम बोल सकते हैं जो हमारा डिफेक्ट है, डिफेक्ट वाइज हम इसको कितने डिफेक्ट हमारे आ रहे हैं उसके थ्रू हम इसका चार्ट बना सकते हैं। अब इसमें 4 टाइप के चार्ट बनते हैं, ये भी हमारा नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है। अब सेम उसी तरह से इसको भी देख लेंगे। अब हियर वी क्रिएट 4 टाइप ऑफ डायग्राम, यानी यहाँ पे हम 4 टाइप के डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इफ़ डाटा इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अगर हमारा डाटा जैसे मौसम के साथ टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है तो वो हमारा चार्ट जो कुछ इस टाइप का बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी अब सेम उसी तरह से हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा
गर्मी का मौसम आएगा वैसे वैसे जो हमारे ऊनी कपड़े होंगे उसकी सेल्स कम होने लगेगी। तो सेम उसी तरह से इसका चार्ट बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का चार्ट बनेगा। अब एक इसमें है वेरिएबल इंक्रीज डिपेंडेंट वेरिएबल और एक नो रिलेशन का। तो एक हमारा स्टेबल चार्ट बनेगा जो स्टेबल रहेगा, और एक हमारा जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, एक वैसा चार्ट बन सकता है वो, जो कि मोस्टली यही दो चार्ट बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल जिससे हमारा कोई भी PDF है आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और आपको 100% सलूशन मिल जाएगा। अब यहाँ से जो ये हमारा चैनल का लिंक है CPET ऑनलाइन क्लासेस _ नवीन मौर्य, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मैं आपको स्कैनर दे दूँगा, वहाँ से भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टूल जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे इसको हम बनाते हैं, जैसे एक्सेल में हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे।